हाँ जी, कल हमने एनएलएम की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स की थी। सेकंड लॉ के एप्लीकेशंस के बारे में हमने डिस्कस किया था। पुली के क्वेश्चंस कैसे होंगे उन पर डिस्कस किया था। अब हम कुछ मिक्स में क्वेश्चन करेंगे इनके, ओके। और एक कंसेप्ट आपको स्प्रिंग से रिलेटेड मैंने कंसेप्ट बताना है, उस कंसेप्ट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ओके। तो इन सभी पर हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट देखिए, सबसे पहले मैं स्प्रिंग की बात कर लेता हूं। इस पर रिलेटेड क्वेश्चंस किस टाइप से इस कंसेप्ट में पूछे जा सकते हैं। देखिए, कोई भी स्प्रिंग होता है उसके बारे में मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था लॉज ऑफ मोशन के अंदर कि F इक्वल टू माइनस के एक्स होता है। मान लीजिए मेरे पास ये दो ब्लॉक है, एक ब्लॉक का मास 10 kg है, दे आर कनेक्टेड बाय स्प्रिंग, और दूसरे ब्लॉक का मास मान लीजिए मेरे पास 20 kg। इस पर कोई फोर्स अप्लाई किया है अपन ने 200 न्यूटन, ओके। आपको गिवन है कि एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 20 kg। मैंने आपको बताया था जब एक्सपेंशन या कंप्रेशन हो रहा हो उस केस में एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक विल बी डिफरेंट बट फ्रिक्शन फोर्स विल बी सेम। जब ये एक्सपेंड होगा यहाँ भी फ्रिक्शन फोर्स Fs लगेगा, यहाँ भी फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा। उस केस में मैं इनके लिए फ्री बॉडी डायग्राम क्या लिखूंगा, 10A इक्वल टू Fs, मतलब A कितना है यहाँ पर, या A1 आपके पास 10 इंटू 4 इक्वल टू Fs, आप लिख सकते हैं Fs इक्वल टू क्या है 80 न्यूटन। आपको इस केस में इसका एक्सेलरेशन पूछा जाए तो आप लिख सकते हो 20 इंटू A2 इक्वल टू एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फोर्स F माइनस अपोजिट Fs, आप कह सकते हैं Fs कितना है आपके पास 20 A2 इक्वल टू 200 माइनस 80 इक्वल टू 120, तो आप A2 इक्वल टू लिख सकते हैं 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास एक्सेलरेशन हो जाएगा किसका, सेकेंड बॉडी का। मेरी बात क्लियर। अब देखिए कुछ केसेस में अलग टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा सा कंसेप्ट बताऊं, ये आपके पास एक ब्लॉक था m मास का, और ये कोई स्प्रिंग था, और ये कोई ब्लॉक था 2m मास का, ओके। वो कह रहा है सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, देन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ A and B just after cut the number 1 string और number 2 spring। आपको एक्सेलरेशन पूछा है दोनों का जस्ट आफ्टर कट द स्ट्रिंग, या तो आप स्ट्रिंग को कट कर दोगे या स्प्रिंग को कट कर दोगे, राइट। सबसे पहले आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। इसका सबसे पहला काम क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम। देखो बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, नीचे से स्टार्ट करो। क्या है 2mg ना, अपवर्ड क्या होगा स्प्रिंग फोर्स Fs, एंड इन इक्विलिब्रियम आप कह सकते हैं Fs इक्वल टू क्या है 2mg है। कोई कंफ्यूजन। अब देखिए ए का, देखिए नीचे को क्या है mg, नीचे को क्या है Fs, और ऊपर को क्या है टेंशन T। तो आप T इक्वल टू लिख सकते हैं Fs प्लस mg, मतलब T इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 3mg हो जाएगा। मेरी बात क्लियर। अब उसने क्वेश्चन में कहा है कि कट करना है, या तो स्ट्रिंग को कट करोगे या स्प्रिंग को कट करो। अब देखिए जिसको भी कट करते हैं उसका फोर्स इमीडिएटली आफ्टर 0 हो जाता है, और दूसरे फोर्स पर जस्ट आफ्टर कोई चेंज नहीं होता, लेकिन लंबे टाइम बाद चेंज हो सकता है। मेरी बात समझ, जिसको आप कट करोगे उससे कट करते उस इंस्टेंट पर वो फोर्स तो 0 हो जाएगा। पहले क्या स्ट्रिंग कट किया है, व्हेन स्ट्रिंग इज कट देन क्या होगा, टेंशन विल बी जी। अब दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ए का डायग्राम क्या होगा, नीचे को क्या था mg, नीचे को क्या था एक स्प्रिंग फोर्स था, और ऊपर को लगने वाली टेंशन क्या होगी जी।
स्प्रिंग फोर्स कितना था आपके पास, वही था जो पहले था, और वो कितना था 2 mg। आप कह सकते हैं ये सिस्टम पर नेट फोर्स किधर है, नीचे को, तो ये नीचे को मूव करेगा। इसका मतलब आप लिख सकते हैं एम ए इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स क्या है mg प्लस 2 mg, तो आपके पास क्या हो गया ए इक्वल टू 3g, और किधर को है, डाउनवर्ड। कोई कंफ्यूजन? जिसको कट किया, स्ट्रिंग इज कट, तो उसकी वैल्यू 0 कर दो, तो यहां t 0 हो गया, यहां तो कोई चेंज नहीं हुआ है ना, तो यहां t 0 हुआ, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम t 0, नीचे को mg और स्प्रिंग फोर्स, और वो कितना था, वो उतना ही रहेगा जितना पहले था इमीडिएटली आफ्टर। ओके, अब मैं बात करूंगा बी पार्ट की। बी पार्ट पर क्या हो गया, बी पार्ट पर नीचे को 2 mg लग रहा था, ऊपर को Fs लगा, वो कितना था 2 mg, तो आप लिख सकते हैं इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 हो जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। मेरी बात क्लियर? सेकंड केस है व्हेन स्प्रिंग इज कट। जैसे ही आप स्प्रिंग को कट करोगे देन क्या चेंज आएगा, देखिए उस केस में Fs विल बी 0। अब देखो ए पर देखें, नीचे को क्या लगा mg और Fs इक्वल टू 0, ऊपर को क्या लगेगा टेंशन, और टेंशन थी कितनी आपके पास 3 mg थी, तो आप लिख सकते हैं कितना होगा, ए पर ऊपर को 3 mg, नीचे को mg, इसका मतलब ए एक्सेलरेट किधर होगा, ऊपर को, क्या होगा एम ए इक्वल टू 3 mg माइनस mg, मतलब ए कितना हो गया आपके पास 2g हो गया, और किधर को हो गया, अपवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट देखिए, जब आपने इसको कट कर दिया तो आप उसके बाद बी का डायग्राम देखेंगे। बी का नीचे को क्या लगा 2 mg, ऊपर को Fs लग रहा था, वो कितना हो गया जी, नेट फोर्स किधर है, डाउनवर्ड, तो ये एक्सेलरेट होगा बी, नीचे को क्या लिखेंगे 2m इक्वल टू 2 mg, तो आपके पास AB कितना आ गया, G आ जाएगा, और किस डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। मेरी बात क्लियर? कोई कंफ्यूजन? तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। सिंपल, जिसको कट करोगे उसकी वैल्यू क्या हो जाए, स्प्रिंग को कट कर रहे हैं तो स्प्रिंग फोर्स 0, स्प्रिंग को कट करेंगे तो स्प्रिंग फोर्स विल बी 0, बाकी जो फोर्स थे वो वैसे रहेंगे इमीडिएटली आफ्टर, और आप उससे उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना करके रिजल्ट निकाल सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास यहां से एक स्प्रिंग बैलेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। आपने देखा होगा, गांव के लोगों ने तो जरूरी देखा होगा, अक्सर गांवों में घरों के अंदर मेजरमेंट के लिए हम वेट को मेजर करने के लिए एक स्प्रिंग बैलेंस रखते हैं, है ना, जिसमें इस तरह से एक स्प्रिंग लगी होती है और हुक होती है, इसके ऊपर एक इसी के साथ जुड़ी एक स्ट्रिप होती है, राइट, जो थोड़ी आगे बड़ी होती है, इधर इसके नंबर काउंट होते हैं। जैसे इसको नीचे खींचते हैं ये स्ट्रिप नीचे आती है और ये उतने नीचे चला जाती है, जिसके सामने आएगी वो उसका मेजरमेंट होगा। यहाँ इसको पकड़ने के लिए ये क्या होता है, स्पोर्ट, और ये क्या होता है, यहाँ पर लोड लगाते हैं, और ये मेजर्ड किसको करता है, लोड को करता है। मेरी बात क्लियर? जितना भी इधर लोड होगा उसको ये मेजर करेगा, इसे हम स्प्रिंग बैलेंस कहते हैं। ये आपके पास क्या होता है, स्प्रिंग बैलेंस। अब इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्प्रिंग बैलेंस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। नॉर्मली देखिए, अगर इससे एक खुद ये मासलेस है, 2-3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। मान लीजिए ये मासलेस है, अधिकतर ये मासलेस ही पूछा जाता है। ओके, ये मासलेस है, इस तरह से ये एक तो इसकी रीडिंग क्या होगी, देखो इस पर नीचे को वेट mg लगेगा ना, राइट, तो इसकी रीडिंग क्या होगी, इसकी रीडिंग हो जाएगी mg बाय m, जो भी इसका वेट होगा उतने kg हो जाएगी, mg बाय g, सॉरी, ओके, जो भी वेट होगा वेट बाय g।
क्लियर। जैसे मान लीजिए आपके पास ये है, कोई ब्लॉक है इधर और ये वो स्प्रिंग बैलेंस था, एम मास था, जुड़ा हुआ था, तो ये mg लगा। आपको पता है ये एंगल थीटा है, तो ये कंपोनेंट आपके पास क्या आएगा, mg साइन थीटा। तो यहाँ पर रीडिंग क्या होगी इसकी, इसकी रीडिंग हो जाएगी mg साइन थीटा बाय जी। ओके, जो भी उसका कंपोनेंट आएगा, मान लो ये 20 न्यूटन आ रहा है तो 2 kg को रिप्रेजेंट करेगा। मेरी बात क्लियर। जैसे इस तरह से दो आपस में सीरीज में जोड़ दिए गए, यहाँ m है, तो रीडिंग S1 और S2 की दोनों की रीडिंग क्या होगी, दोनों की रीडिंग सेम होगी। क्या होगी, mg बाय, दोनों की रीडिंग क्या होगी, सेम होगी। कई बार ऐसे दे देता है और लोग कहते हैं इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा, 0 नहीं होता, ध्यान रखना। कुछ ऐसे आपको दे दिया जाए, ये कोई टेबल है, इस पर पड़ा है, इधर m है और इधर भी m। अब इसकी जो रीडिंग होगी ना, दोनों तरफ सेम फोर्स है, रीडिंग mg बाय जी। काय को, क्योंकि इनमें से एक तरफ वाला वेट जो होगा mg, वो सपोर्ट देगा उसको, वो क्या देगा, सपोर्ट देगा, और दूसरे वाला उसको एक्सपेंड करेगा, तो रीडिंग तो एक ही देगा ना। एक तो क्या दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है, दूसरा क्या देगा, उसे रीडिंग देगा। ओके, तो हम एक ही, अगर ये मास अलग अलग हुए तो डेफिनेटली इसमें टेंशन आ जाएगी। ये तो मासलेस है तो टेंशन फिर भी सेम ही रहेगी दोनों तरफ, क्योंकि ये मासलेस है ना। तो इसके लिए मान लो ये इधर एक्सेलरेट हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, ms a इक्वल टू T1 माइनस T2 इक्वल टू 0, क्योंकि ms 0 है तो T1 और T2 क्या होगी। तो उस केस में रीडिंग क्या होगी, देखो जब ये m1 और m2 होंगे, मैं इसी को चेंज कर देता हूं, ये m1 है, ये m2 है, ये मासलेस है, तो डेफिनेटली ये इधर को एक्सेलरेट हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है। उस केस में जो रीडिंग होगी ना, यहां पर रीडिंग टेंशन से रिप्रेजेंट की जाएगी, तो टेंशन बाय क्या हो जाएगी, जी। उस केस में वही मास वाला फॉर्मूला बन जाएगा, आप निकाल सकते हो, m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू जी हो जाएगी टेंशन। क्योंकि यहां से देखेंगे m2a इक्वल टू m2g माइनस टी, यहां से देखोगे m1a इक्वल टू t माइनस m1g, यहां से निकालोगे तो टेंशन क्या हो जाएगी, सॉरी 2m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू जी हो जाएगी। तो यहां से रीडिंग क्या हो जाएगी, t बाय जी हो जाएगी। इस तरह से आपके स्प्रिंग बैलेंस वाले क्वेश्चन पूछ सकता है, उनको आपने कुछ इस तरह से निकालने हैं। मेरी बात के लिए, उसके अलावा एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया है अभी, देखिए मान लीजिए आपके पास कोई बॉडी है, वो इंक्लाइन प्लेन पर रखी। अच्छा सवाल है, देखिए, a body is placed on inclined plane of inclination theta. If inclined plane is moving with an acceleration a naught, then find the value of a naught such that block free fall from inclined plane. ये इंक्लाइन प्लेन से फ्री फॉल नीचे गिर रहा है, तो आपको इस एक्सेलरेशन को फाइंड करना है। मेरी बात क्लियर। तो इस केस में क्या होगा, देखिए इस केस में आप क्या लिखेंगे, इसका पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, नीचे को क्या होगा mg, इस डायरेक्शन में क्या हो गया ma नॉट, और इस डायरेक्शन में क्या हो गया नॉर्मल। ओके, कोई कंफ्यूजन। ये एंगल थीटा है, ये आपके पास थीटा, तो ये भी थीटा है। आप इस mg को ब्रेक करोगे तो क्या आया mg cos थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या आया mg sin थीटा। ma नॉट को ब्रेक करोगे, यहां क्या आया ma नॉट cos थीटा, और इधर कंपोनेंट क्या आया ma नॉट sin थीटा।
अब देखिए यहां से जब ब्लॉक फ्री फॉल गिरेगा, व्हेन ब्लॉक फॉल फ्रीली, देन आप कह सकते हैं नॉर्मल क्या हो जाएगी जी, फ्री फॉल गिर रहा है, कंटैक्ट ही नहीं रहेगा। वैसे नॉर्मल क्या है, n प्लस एम ए नॉट साइन थीटा इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। आप n को 0 रखोगे तो एम ए नॉट साइन थीटा इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। m से m कैंसिल हो गया तो ए नॉट इक्वल टू जी कॉट थीटा आ जाएगा। मेरी बात क्लियर? तो ए नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, जी कॉट थीटा आ जाएगा। ओके, तो उस केस में ब्लॉक क्या है, फ्री फॉल गिरने लगेगा। क्लियर? नेक्स्ट ऐसे ही एक क्वेश्चन है कोई, मान लीजिए वो इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। कोई आपके पास एक प्लेटफॉर्म है और उस प्लेटफॉर्म पर एक मैन खड़ा है, कुछ इस तरह से है, देखो आपके पास कोई प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के अंदर ऊपर एक मैन खड़ा है जिसके लिए कुछ उसने इस तरह से किसी स्ट्रिंग को पकड़ रखा। इस प्लेटफॉर्म का मास आपको दिया है 24 kg और इस मैन का मास दिया है 42 kg। राइट? फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैन। क्वेश्चन क्या है, लिखिए, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैन ऑन स्ट्रिंग। फाइंड द फोर्स exerted by man on rope such that system remain in equilibrium। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, उस केस में मैन के द्वारा कितना फोर्स होगा। देखिए इसका आप फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। मान लीजिए ये टेंशन टी लगाता है इस पर, ये टी है, ये भी टी है, ये भी टी है और ये भी, कोई कंफ्यूज? एक ही स्ट्रिंग है, ये टी है तो ये 2t होगा, ये भी 2t होगा। मैं प्लेटफॉर्म का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। इसका खुद का वेट कितना है, नीचे को लगेगा 24 g। इस पर ऊपर को एक टेंशन लग रही है, कितनी, 2t। एक इस मैन का नॉर्मल, देखो मैन इस पर नॉर्मल लगाएगा और ये मैन पर लगाएगा, एक मैन का नॉर्मल लगेगा n, इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं है। आप यहां से कह सकते हैं कि 2t इक्वल टू n प्लस 24 g। ओके, मैन के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं जरा। मैन पर नीचे को क्या लग रहा है, उसका mg 42g, ऊपर को n लग रहा है और एक ऊपर को क्या लग रही है, टेंशन लग रही है जो स्ट्रिंग में लगा रहा है। क्लियर? आपके पास ऊपर को क्या लगा, n प्लस टी इक्वल टू 42g और यहां से आपके पास 2t माइनस n कितना था, 24g था। आप इनको ऐड कर दोगे तो n को मैं इधर ले गया ना, ये कैंसिल हो गया, ऐड करते ही ये कितना आ गया, 3t इक्वल टू 66g आ जाएगा। इसका मतलब टेंशन क्या होगी आपके पास, 22g होगी। मतलब 220 न्यूटन फोर्स अगर लगाएगा तो रेस्ट में रह पाएगा सिस्टम, अदरवाइज मूव कर जाएगा। मेरी बात क्लियर? अब देखो अगर यहां से हम बात करें n की, तो आप लिख सकते हैं n इक्वल टू क्या है, 42g माइनस टी है, तो 42g माइनस 22g है, तो n इक्वल टू कितना आ गया, 20g आ गया, मतलब 200 आ गया। अगर ये वेगिंग मशीन होती तो हम क्या कहते, कितना वेट वहां पर मेजर होता मैन का,
मैन का वेट मेजर होता 200 न्यूटन, मतलब वो कितना बताती कि मैन कितने का है, 20 केजी का है। मेरी बात क्लियर? नेक्स्ट देखिए, ऐसे ही एक और क्वेश्चन है जो इनसे भी थोड़ा अलग डिफरेंट टाइप का है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देखिए, लिख लीजिए क्वेश्चन। ए बैलून of mass capital M, a balloon of mass capital M is descending with constant acceleration A. A balloon of mass M is descending with a constant acceleration A, मतलब डाउनवर्ड गिर रहा है। When a part of mass, when a small part of mass, when a small part of mass is removed, when a small part of mass is removed from balloon, then it is ascending, then it is ascending with the same acceleration A. Volume of balloon remains same. Volume of balloon remain same. देखो ये बलून है कोई m मास का, ये नीचे को गिर रहा था, डिसेंडिंग था, कांस्टेंट, इससे कोई मास रिमूव कर दिया कोई m पार्ट का, राइट? ऐसा इसमें लास्ट में लिखो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ removed part, then find the mass of removed part, find the mass of removed part. तो आपको इस रिमूव्ड पार्ट का मास पता करना है। जैसे रिमूव किया ये ऊपर की ओर जाने लगा। देखो वॉल्यूम सेम रह रहा है, बलून किस वजह से ऊपर या नीचे जा रहा था, इस पर एक एयर का फोर्स लग रहा था, हम बायोंसी फोर्स पढ़ते हैं, राइट? तो इस पर अपवर्ड क्या था, एक बायोंसी फोर्स था, डाउनवर्ड इस पर एक फोर्स लग रहा था, क्या, यहां पर इस पर डाउनवर्ड फोर्स लग रहा था m माइनस एम जी, एंड अपवर्ड वही रहेगा क्योंकि ये डायरेक्ट वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। एफ बी यहां पर क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ एयर वॉल्यूम ऑफ बलून इनटू जी, वॉल्यूम सेम रहेगा, एयर डेंसिटी सेम है, तो बायोंसी फोर्स भी सेम रहेगा। यहां से देखें हम कह सकते हैं कि m में इक्वल टू क्या होगा, एम जी माइनस एफ बी होगा। इसका मतलब एफ बी आपके पास क्या है, एम जी माइनस एम ए, और यहां से देखो क्या लिखोगे, m माइनस एम ए इक्वल टू अपवर्ड फोर्स क्या है, एफ बी, और माइनस m माइनस एम जी है। आप लिख सकते हैं m ए माइनस स्मॉल m ए, एफ बी की वैल्यू रख दोगे क्या है, एम जी माइनस कैपिटल एम ए माइनस क्या हो गया, एम जी, और माइनस माइनस प्लस एम जी, ये एम जी से एम जी कैंसिल हो गया, एम में इधर आ जाएगा, 2m में इक्वल टू ये उधर चला जाएगा एम जी प्लस ए, इसका मतलब m क्या हो गया, 2m a बाय जी प्लस ए हो जाएगा। मेरी बात क्लियर? तो ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस थे। अब हम इसकी सीट के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। हाँ भाई, अब शीट के क्वेश्चन देखिए, इसके भी कांस्टेंट मोशन रहती है, कांस्टेंट मोशन अपन बाद में करेंगे, पहले अपन शीट के क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, क्लियर? स्टेज फर्स्ट में देखिए, स्टेज फर्स्ट में आपको दिया है फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए राइडर ऑन हॉर्स फॉल्स बैक when horse start running all of a sudden because, मैंने आपको बताया था कि जब आप बस में खड़े हैं तो ड्यू टू इनर्शिया पीछे को गिरे, क्योंकि इनर्शिया जो था वो रेस्ट में रखना चाहता था बॉडी को, तो बॉडी तो रेस्ट में है लेकिन जो पार्ट हॉर्स के टच में है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर गया, जिससे क्या है बाकी की बॉडी क्या है आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में गिरेगी। ओके, तो वो कह रहा है कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट keeps the under part of body at rest whereas lower part of the body move forward with the horse. Okay, तो थर्ड आंसर आ जाएगा इसका।
नेक्स्ट देखिए सेकंड, ए पर्सन सिटिंग इन एन ओपन कार मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी थ्रू ए बॉल वर्टिकली अप इनटू द एयर, द बॉल फॉल। आपको कल मैं आपको पिछले प्रोजेक्टाइल वाले चैप्टर के अंदर हमने बताया था कि जब किसी भी मूविंग फ्रेम से आप प्रोजेक्टाइल बॉडी को फेंकते हैं तो मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी भी उसके साथ रहेगी, राइट। तो जैसे मूविंग कार से आप किसी बॉडी को अपवर्ड फेंकोगे तो बॉडी के पास भी दो मोशन होगी, एक तो कार वाली हॉरिजॉन्टल होगी, एक अपवर्ड जो आपने फेंका है। तो टी टाइम बाद जितना कार ट्रैवल करेगी उतनी ही बॉडी ट्रैवल करेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो बॉल वापस उसके हाथ में आ जाएगी एग्जैक्टली इन द हैंड विच थ्रो इट अप। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। ए मास ऑफ 1 kg सस्पेंडेड बाय ए स्ट्रिंग ए, another string C is connected to its lower end. If a sudden jerk is given to C, then the portion AB of the string will break. Second option, the portion BC of the string will break. None of the strings will break. The mass will start rotating. देखो आपके पास इस तरह से दो स्ट्रिंग है और एक ब्लॉक दिया हुआ है। जब आप सडनली फोर्स लगाते हैं तो उस केस में ये वाला पोर्शन ब्रेक हो जाएगा ड्यू टू इनर्शिया। ओके, उस केस में ये भी मूव नहीं होगा ड्यू टू इनर्शिया, लेकिन ये स्ट्रिंग मूव होगी तो ये ब्रेक हो जाएगी। अगला ही फोर्थ क्वेश्चन है कि इफ द स्ट्रिंग सी स्ट्रेस्ड स्लोली, अगर आप धीरे धीरे इस पर फोर्स लगाओगे तो वो फोर्स देखिए, इस पर तो mg लग रहा है, इस पर आप t फोर्स लगाओगे अगर, तो इस पर जो टेंशन t डैश होगी वो किसके बराबर होगी, mg प्लस t ना। धीरे धीरे आप फोर्स लगा रहे हो, इसमें टेंशन T डेवलप हो रही है, इसमें T से ज्यादा, दोनों सेम स्ट्रिंग है, तो उस केस में जहां टेंशन ज्यादा होगी वो पहले ब्रेक हो जाएगी, तो पोर्शन AB जो है मतलब ये वाला पोर्शन पहले ब्रेक हो जाएगा। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, ये फर्स्ट लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन थे। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इफ द टेंशन इन द केबल ऑफ 1000 kg एलिवेटर इज 1000 किलोवाट, मतलब टेंशन कितनी है, mg के बराबर है। Then elevator is accelerating upward, is accelerating downward, may be at rest or accelerating, may be at rest or in uniform motion। देखो जब भी ये एक्सेलरेट होगी, अगर ऊपर एक्सेलरेट होती तो टेंशन mg से ज्यादा होता, और अगर नीचे एक्सेलरेट होती तो टेंशन क्या होगा, mg से कम होगा। लेकिन अगर रेस्ट में होगी तो टेंशन क्या होगी, mg, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी तो भी टेंशन क्या होगी, mg, और हमें दिया क्या है, टेंशन mg के इक्वल दी है। इट मींस मे बी एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्स्थ क्वेश्चन। द मास ऑफ ए शिप इज 2 × 10⁻⁷ kg ऑन अप्लाइंग ए फोर्स 25 × 10⁵ न्यूटन। ओके, it is displaced through 25 meter. After the displacement, the speed acquired by the ship will be, देखो एक्सेलरेशन निकाल लेंगे फोर्स बाय मास से। फोर्स कितना है, 25 × 10⁵ बाय 2 × 10⁷, तो आपके पास कितना हो गया, ये 4 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास ये 10 to 100 ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 1/8 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी पूछ रहा है v² इक्वल टू u² प्लस 2as, 0 प्लस 2 इंटू 1/8 इंटू s, s कितना है 25, आपके पास ये कितना आ गया 4 आ गया, तो v इक्वल टू क्या आ गया इसका √5/2, बोले तो 2.5 मीटर पर सेकेंड, फोर्थ आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7th, एन एलिवेटर वेगिंग 6000 kg is pulled upward by a cable with an acceleration 5 meter per second square. Okay, then find the tension in cable। वही क्वेश्चन आ गया जो अभी आपने किया था, सेम फिफ्थ क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ एक्सेलरेटिंग है। एक्सेलरेटिंग के केस में t इक्वल टू क्या होगा, अपवर्ड एक्सेलरेशन के केस में mg प्लस a होगा। आपके पास m क्या दिया है, m आपके पास दिया है 6000 और g आपके पास 10 है और a आपके पास 5 है, तो 90,000 आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, 8th क्वेश्चन। ए व्हीकल ऑफ मास 100 kg is moving with a velocity of 5 meter per second
To stop it in 1/10 second, the required force in opposite direction is, opposite direction का मतलब रिटार्डेशन की रिक्वायरमेंट है आपको, v इक्वल टू यू प्लस एटी की बात करता है। ये 0 है, ये आपके पास 100 है, सॉरी 5 है, प्लस a बाय 10, तो आप देखोगे a कितना आ गया, -50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। माइनस क्या शो कर रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, तो फोर्स कितना हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना आपके पास 100 और ये 50, तो आप लिख सकते हैं 5000 न्यूटन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। नेक्स्ट देखिए 9th क्वेश्चन। If y having a mass equal to 40 kilogram is standing in an elevator, the force felt by the feet of the boy will be greatest when the elevator, देखो फोर्स कब मैक्सिमम होगा, देखो अपरेंट वेट की बात कर रहा है और अपरेंट वेट मैक्सिमम कितना होता है, mg प्लस a। कब होता है, जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट होती है। तो पहला क्या है, स्टैंड स्टिल, तो mg होगा। मूव्स डाउनवर्ड एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी, अब भी mg होगा। एक्सेलरेट डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, mg माइनस a होगा। एक्सेलरेट अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन इक्वल टू 4 मीटर, तो mg प्लस a होगा। मान लो अपवर्ड के दो ऑप्शन होते, एक में 4 होता है, एक में 8 होता, तो मैक्सिमम कौन से वाला होता, 8 वाला होता, राइट। नेक्स्ट देखिए 10th क्वेश्चन। The time in which a force 2 Newton produce and change in momentum 0.4 kg meter per second in the body। आपको पता है चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स होता है, इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। आपसे टाइम पूछा है तो चेंज इन मोमेंटम बाय फोर्स हो जाएगी। चेंज इन मोमेंटम आपके पास कितना है 0.4 और फोर्स कितना है 2, इक्वल टू क्या आ गया 2 सेकेंड आ जाएगा। ओके 11th क्वेश्चन देखिए। Per second, n small balls, each of mass m, collide elastically on a surface with the velocity u. The force experienced by surface। देखो ये कोई सरफेस है, इस पर कोई बॉल टकराती है और उसी वेलोसिटी से वापस चली जाती है, तो उस केस में चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू ईच बॉल, एक बॉल के कारण कितना हो गया, माइनस mu था, बाद में प्लस mu हो गया, तो mu माइनस mu। अगर n बॉल हो तो n बॉल्स के लिए क्या हो गया, डेल p इक्वल टू 2n mu, तो फोर्स क्या हो जाएगा, डेल p बाय टी, तो 2n mu बाय टी, इसको स्मॉल n लिख सकते हैं, तो फोर्स क्या हो गया 2n mu होगा। n क्या है, नंबर ऑफ बॉल्स पर सेकेंड। नेक्स्ट देखिए 11th के बाद देखिए 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन क्या है, स्प्रिंग बैलेंस इज अटैच्ड टू द सीलिंग ऑफ ए लिफ्ट। A man hangs his bag on the spring and the spring reads 49 Newton when the lift is stationary। देखो स्टेशनरी के केस में क्या था, ये रीड कितना करेगा, T इक्वल टू mg करेगा, राइट। आगे कहता है when the lift, if the lift move downward with an acceleration of 5 meter per second, then रीडिंग क्या होगी, जब लिफ्ट मूव कर रही है और मूव भी किधर कर रही है, डाउनवर्ड मूव कर रही है एक्सेलरेशन a से, तो उस केस में क्या हो गया mg माइनस a हो जाए। आपको रिजल्ट पूछा है तो t डैश बाई टी को आप क्या लिखोगे, g माइनस a बाई जी। g आपके पास कितना है, आप ले लीजिए 9.8 ले लीजिए, तो कितना हो गया 9.8 माइनस 5 बाई 9.8, ये हो जाएगा आपके पास 4.8 बाई 9.8, मतलब 48 बाई 98 या 24 बाई 49 हो जाए। तो टी डैश आपके पास क्या हो गया 24 बाई 49 इंटू टी, जो 49 दिया है, तो आपके पास कितनी रीडिंग आ जाएगी उसकी 24 आ जाएगी। ओके नेक्स्ट देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। ए प्लम लाइन इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए सीलिंग ऑफ ए कार मूविंग हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन a।
व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन विद द वर्टिकल। देखिए जब कोई कार के अंदर किसी बॉडी को, किसी बॉल को किसी स्प्रिंग से लटकाओगे, ये कार है मान लीजिए, एक्सेलरेट है, आपने यहां इसे लटकाया था लेकिन ये इस डायरेक्शन में आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? बिकॉज इस पर इसका शूडो फोर्स लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन, अंदर को टेंशन लगेगी, नीचे को क्या लगेगा? mg। ये एंगल थीटा है तो डेफिनेटली ये एंगल भी आपके पास क्या होगा? थीटा। आप इस टेंशन के कंपोनेंट देखोगे, ये क्या होगा? t cos थीटा और ये क्या होगा? t। आप कह सकते हैं t sin थीटा बाय t cos थीटा शुड बी इक्वल टू ma बाय mg। तो m से m कैंसिल हो गया, t से t कैंसिल हो गया, a इक्वल टू जी टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया? a बाय g। तो थीटा क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स a बाय g हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए बॉडी ऑफ मास 5 kg इज सस्पेंडेड, a body of mass 5 kg is suspended by a spring balance on an inclined plane as shown in figure। the spring balance measure। देखो आपके पास inclined plane है, वही spring balance की बात आ गई। ये एंगल थीटा है तो इधर को क्या होगा? इसका mg sin थीटा। तो इसकी रीडिंग क्या हो जाएगी आपके पास? इसकी रीडिंग हो जाएगी क्या? mg sin थीटा। m आपके पास कितना दिया है? 5 इंटू 10 साइन 30 1/2 इक्वल टू क्या हो गया? 25 न्यूटन हो जाएगा। ओके, सेकेंड आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। A lift is going up, the total mass of the lift and the passenger is 150 kg. The variation in the speed of the lift is given as in the graph। The tension in the rope pulling the lift at t equal to 11 सेकेंड। देखो 10 से 12 के बीच में बात करनी है अपने को। ये कितना है? 3.6 है, ये स्पीड है। देखो जा किधर रही है ये? वो कह रहा है कि ये ऊपर की ओर जा रही है, तो टेंशन क्या होगी? mg प्लस a होगी। अब a आप यहां से देखोगे क्या होगा? रिटार्डेशन है तो 3.6 वो भी नेगेटिव बाय 2 तो -1.8 हो। तो आपके पास टेंशन क्या है? साइन को आप लोगे जब लिफ्ट ऊपर जा रही है लेकिन रिटार्डेशन से जा रही है, दिख रहा है ना ग्राफ से क्लियर है, उसकी स्पीड कम हो रही है, इसका मतलब वो किसी रिटार्डेशन से ऊपर की ओर जा रही है, और रिटार्डेशन है इसका मतलब एक्सेलरेशन नीचे हुआ, मोशन ऊपर है। तो टेंशन क्या होगी? m आपको कितना दिया है उसने? 1500 इंटू 9.8 माइनस 1.8, तो 1500 इंटू 8 इक्वल टू 12,000 न्यूटन हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए 16 क्वेश्चन। स्विमिंग इज पॉसिबल ऑन अकाउंट ऑफ थर्ड लॉ। क्योंकि थर्ड लॉ का कंसेप्ट है, आप जितने फोर्स से वाटर को पीछे धकेलते हैं उतना ही फोर्स से वाटर आपको क्या करेगा? आगे की ओर धकेलेगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। A cold soft drink is kept on the balance when the cap is open then the weight। बढ़िया सो देखो, ये कोई बैलेंस है, इस पर कोई बोतल रखी है आपने सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक की। ओके, जैसे आप इसको ओपन करते तो इससे गैसेस बाहर निकलती है, बाहर निकलती है ना गैसेस। जैसे ही गैसेस बाहर निकलेगी कुछ मास बाहर निकल रहा है, इसका मास लगातार कम हो रहा है, v स्पीड से बाहर निकलता है तो थ्रस्ट फोर्स क्या होगा? dm/dt। इनकी वेलोसिटी बाहर को है तो dm/dt नेगेटिव है, डिक्रीज हो रहा है ना मास, तो इसका मतलब थ्रस्ट किधर लगेगा? नीचे को लगेगा। थ्रस्ट किधर को लगेगा? नीचे को। तो यहां दो फोर्स लगेंगे, एक नॉर्मल, एक नीचे को mg और एक नीचे को थ्रस्ट। तो n इक्वल टू क्या होगा? यहां mg प्लस थ्रस्ट होगा किसी भी इंस्टेंट। मतलब पहले mg था, अब बढ़कर के क्या हो गया? mg प्लस f थ्रस्ट बढ़ जाएगा, फिर धीरे धीरे ये बंद हो जाएगी तो ये फोर्स जीरो हो जाएगा,
तो वापस n क्या हो गया mg, लेकिन कुछ मास उसका बाहर निकल गया तो m-g हो गया। तो पहले इंक्रीज होगा देन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, 17 का थर्ड आ जाएगा। क्लियर। 18 नंबर देखिए, ए बर्ड इज सिटिंग इन ए लार्ज क्लोज्ड केज विच इज प्लेस्ड ऑन ए स्प्रिंग बैलेंस, इट रिकॉर्ड ए वेट ऑफ 25 न्यूटन, द बर्ड मास इतना फ्लाइज अपवर्ड in the case with an acceleration of 2 meter per second square, the spring balance will now record a weight। देखिए बढ़िया सवाल है। आपके पास कोई क्लोज्ड केस है, एयर टाइट है, मतलब एयर भी बाहर नहीं आ रही उसमें से। ओके, अब देखिए इसमें ये है क्लोज्ड, ये किसी बैलेंस पर पड़ा है, इस पर क्या था, ऊपर को नॉर्मल लग रहा था, नीचे को क्या लग रहा था, टोटल इनका वेट कितना था, m प्लस एम बर्ड इंटू जी। तो ये इनिशियली वो इतना रिकॉर्ड कर रहा था, मतलब आपके पास क्या था, m प्लस एम जी इक्वल टू दिया है, कितना दिया है आपको, 25 न्यूटन दिया। m क्या है उस केस का मास और m भी क्या है, बर्ड का मास। अब सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में वो एयर में उड़ने लगा, वो यहां उड़ रहा है ऊपर की और किसी एक्सेलरेशन a से। कैसे उड़ेगा, अपने विंग से एयर को नीचे धकेलेगा और एयर उतना ही उसे ऊपर धकेलेगी। ये फोर्स ऊपर को लगाएगी कौन, एयर, नीचे को इसका वेट लग रहा था। अब ये एयर इसने यहां भी लगाई है तो ये फोर्स यहां भी लगेगा, कौन सा फोर्स है ये, F एयर। इसके अलावा यहां पर नॉर्मल n डैश था और इसका वेट नीचे को mg। आपके पास दोनों के फ्री बॉडी डायग्राम से अगर हम मोशन देखें तो बर्ड के लिए क्या है, बर्ड अपवर्ड a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो उस केस में आप सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग बर्ड का फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो ये रहा ना, ऊपर को फोर्स F एयर है और नीचे को फोर्स mg है, तो ma इक्वल टू क्या हो गया, F एयर माइनस mg, तो F एयर आपके पास क्या हो गया, ma प्लस mg हो गया। कोई कंफ्यूजन। अब अगर मैं इसके लिए बात करूं तो इसके लिए क्या था, ये था, ऊपर को n डैश था, नीचे को क्या था, mg प्लस F एयर था, जो उसने एयर नीचे धकेली थी बेस पर आकर लगी थी। अब देखो mg प्लस F एयर कितना है, mg प्लस स्मॉल mg प्लस ma, ये आपके पास इनिशियली थी, राइट। इसका मास mb की जगह m ले लो, हमने m ले लिया है, राइट। तो आप कह सकते हैं ये इनिशियल था, तो n डैश इक्वल टू n प्लस ma था। n इनिशियली कितना दिया था, 25, और मास ऑफ बर्ड आपको दिया है कितना, 0.5, और एक्सेलरेशन दिया है 2, तो नया कितना हो जाएगा, 26 न्यूटन हो जाएगा। आपके पास आंसर क्या आएगा, इसका थर्ड आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास 19 क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, ए मशीन गन फायर्स 20 बुलेट्स पर सेकेंड इनटू ए टारगेट, ईच बुलेट वेट 150 ग्राम एंड स्पीड 800 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द फोर्स नेसेसरली टू होल्ड द गन इन पोजिशन। देखो मशीन से बुलेट निकल रही है, इनिशियली मोमेंटम 0 था, राइट, इनिशियली मोमेंटम क्या है, 0, और 20 बुलेट्स पर सेकंड जा रहे हैं, फाइनल मोमेंटम mu है, देन फोर्स क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम क्या है आपके पास, ईच बॉल के लिए चेंज इन मोमेंटम है mu, इनिशियली क्या था 0, तो n के लिए nmu हो जाएगा, जिससे फोर्स क्या होगा, nmu हो जाएगा। ओके, क्योंकि n के लिए कैपिटल nmu और पर टाइम के लिए n/t को मैंने स्मॉल n लिख लिया है, तो आपके पास क्या आ गया, नंबर ऑफ बुलेट पर सेकेंड 20, मास 150 ग्राम, और u कितना दिया, 800, 1 2 3 कैंसिल हो गया, आपके पास कितना आ गया, 30, 300 इंटू 8 इक्वल टू 2400 न्यूटन हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए 20, द टेंशन इन स्प्रिंग। देखिए अगर स्प्रिंग के एक ही साइड में फोर्स होता तो वहां कोई एक्सपेंशन कंप्रेशन नहीं होगा, उस केस में स्प्रिंग मूव करने लग जाएगा। मेरी बात क्लियर, वहां टेंशन क्या होगी, 0, लेकिन जब दोनों तरफ सेम फोर्स होगा तो टेंशन होगा, कितना होगा, जितना फोर्स अप्लाई है
5 न्यूटन रिजल्ट आ जाएगा। ओके 21 देखिए, ए पार्टिकल हुज मोमेंटम इज कांस्टेंट मस्ट हैव कांस्टेंट, अगर उसका मोमेंटम कांस्टेंट है, एक बॉडी मतलब मास कांस्टेंट है ही है, अगर मोमेंटम कांस्टेंट है डेफिनेटली वेलोसिटी भी कांस्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। 22 देखिए, ए रॉकेट ऑफ मास 1 kg exhaust gases at a rate of 4 kg per second with a velocity 3000 meter per second. The thrust developed on the rocket is, देखिए अच्छा सवाल, वेरिएबल मास का है, थ्रस्ट फोर्स क्या होता है, V dm बाय dt, और V आपको दिया है 300 मीटर पर सेकेंड और मास का रेट दिया है 4, तो कितना हो गया 12,000 न्यूटन आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। ओके 23 देखिए, ए फोर्स ऑफ 50 डाइन्स इज एक्टेड ऑन ए बॉडी ऑफ मास 5 ग्राम विच इज एट रेस्ट फॉर एन इंटरवल ऑफ 3 सेकेंड, देन इंपल्स बताओ क्या होगा। आपको पता है इंपल्स क्या है, ये 22 था, सॉरी, इंपल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम, और वो कितना है, फोर्स आपके पास 50 डाइन है और डाइन को आप न्यूटन में बदल दीजिए -5 न्यूटन, और टाइम आपके पास 3 सेकंड है, तो आप लिख सकते हैं 150 इंटू 10⁻⁻5, 1.5 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन सेकंड हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देखिए 24, ए मशीन गन फायर्स ए बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम with a velocity 1200 meter per second, the man holding it can exert a maximum force of 144 Newton on gun. How many bullets can fire? यही कंसेप्ट आ गया। फोर्स क्या होगा आपके पास 24 में, फोर्स क्या होगा Nmu, राइट, N की वैल्यू पूछी है तो फोर्स बाय mu हो जाएगी। आप लिख सकते हैं N इक्वल टू, फोर्स कितना है आपके पास 144 न्यूटन बाय m कितना दिया है 40 ग्राम -3, ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर दीजिए, और वेलोसिटी दी है 1200, ये आपके पास कैंसिल हो गया, ये आपके पास कैंसिल हुआ 12 से, 12/3 कितना आ गया 3 बॉल्स पर सेकेंड हो जाए। Two forces of magnitude f have a resultant of same magnitude f, the angle between them, वेक्टर का क्वेश्चन है 120 डिग्री होगा, निकाल लेना। The resultant forces of 5 न्यूटन and 10 न्यूटन cannot be, दो का रिजल्टेंट क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी के अंदर होता है, 5 और 10 का रिजल्टेंट 5 से लेकर 15 के बीच में होगा, 5 से 15 के बीच में कुछ भी हो सकता है, लेकिन 5 से कम नहीं हो सकता, 15 से ज्यादा 4 नहीं हो सकता। 27 देखिए, विच ऑफ द 4 अरेंजमेंट इन द फिगर करेक्टली शो द वेक्टर एडिशन ऑफ 2 फोर्सेस। देखिए F1 और F2 का रिजल्टेंट फर्स्ट वाला गलत हो गया, क्यों गलत हो गया, क्योंकि F1 और F2 का जो रिजल्टेंट है वो इधर को होना चाहिए, इधर को नहीं हो सकता। ओके नेक्स्ट देखिए, इसमें भी देखिए दूसरे वाले में ये दे रखा है, ये भी पॉसिबल नहीं है, तीसरे वाले में ये दे रखा है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल हो जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट इस लाइन में होगा, तो फोर्थ आंसर आ जाएगा। 28 देखिए, 3 इक्वल वेट ए बी सी 2 kg each are hanging on a string passing over a fixed frictionless pulley as shown in the figure। ये आपके पास कोई 2 kg है, इधर भी 2 kg है और एक फिर 2 kg। ओके आगे कहता है द फाइंड द टेंशन बिटवीन B एंड C। ये आपके पास T1 है, ये आपके पास T2 है, तो ये एक्सेलरेट इधर को होगा, ये इधर को होगा। इसने कितना दिया 2g, इसने भी कितना दिया 2g, इसने भी कितना दिया 2g, तो नेट मास एक्सेलरेशन क्या हो गया, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फोर्स, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में 2g कितना हो गया 4, एक्सेलरेशन ऊपर को है, अपोजिट क्या हो गया -2g, बाय टोटल मास कितना हो गया 6, तो कितना आ गया g/3। अब अगर मैं C ब्लॉक की बात करूं तो क्या लिखूंगा 2a, नेट फोर्स क्या है 2a, इक्वल टू एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में क्या हो गया 2g, माइनस एक्सेलरेशन के अपोजिट क्या हो गया T2,
तो T2 क्या हो गया आपके पास 2G माइनस ए, तो आपके पास T2 क्या हो गया 2G माइनस G/3, तो आपके पास 4G/3 हो जाएगा। तो 4G/3 का मतलब 13.3 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 29 क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। एक्सेलरेशन पूछा है आपसे, दो ब्लॉक दिए हैं, एक 4 kg है और दूसरा आपके पास क्या है 5 kg। आपने पढ़ा है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, क्या पढ़ा था, a = m2g/m1 प्लस m2 कौन, ये 5g, g कितना लेना है 10 ले लीजिए या 9.8 भी ले सकते हैं और ओवर 9 हो जाएगा, 50/9 लगभग 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, सेकंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, काफी सिंपल क्वेश्चन है। 30 नंबर में देखिए, नंबर में देखिए आपके पास 3 ब्लॉक दिए हैं, ए, बी और सी। यहां पर फोर्स है आपके पास T3 या फोर्स है T2 या फोर्स है T1। इनके मास दिए हैं 1, 8 एंड 27, राइट। देन वो कह रहा है T3 = 36, देन फाइंड द T2। मैंने आपको बताया था T3 किसको पुल कर रही है, ए बी सी, देन T3 क्या होगा 1 + 8 + 27A। ओके, ये आपके पास कितना हो गया, ये हो गया 36A। और T2 किसको पुल कर रही है, T2 पुल कर रही है A और B को, 1 + 8 × A मतलब 9A। T2 आपको फाइंड करना है, T3 गिवन है, 9A/36A = 1/4। तो T2 क्या हो गया आपके पास T3/4 आ जाएगा। T3 आपको कितना गिवन है 36, देन रिजल्ट क्या हो जाएगा 9 न्यूटन हो जाएगा। ओके, आज हम इतना ही करेंगे, बाकी इसके क्वेश्चंस हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू।